ओम संस्कृताय नमः। मैं मीनाक्षी शुक्ला अपने सभी साथियों का, सभी सहयोगियों का स्वागत करती हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। साथियों, कल हमने बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज की थी और उसी पे बेस आज कुछ क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, क्वेश्चंस को हमेशा कोरिलेट करके हम याद करवाते हैं और वैसे ही अगर आप याद करते रहे तो एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन सीख जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, गर्भांक किस नाटक में है? गर्भांक किस नाटक में है? साथियों याद करो, गर्भांक से ही हमने आपको छायांक बताया था। क्या बताया था? छायांक बताया था। छायांक किसमें था? तो छायांक और गर्भांक दोनों ही किसके अंक हैं? दोनों ही उत्तर रामचरितम के हैं। दोनों क्या हैं? उत्तर रामचरितम से लिए गए हैं। किससे? उत्तर रामचरितम से लिए गए हैं। अब अगर बात करें, ध्यान से सुनना है, अगर बात करें उत्तर रामचरितम की, तो उत्तर रामचरितम को किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है। किसने लिखा है? भवभूति के द्वारा लिखा गया है। करुण रस से, करुण रस का प्रयोग है। किस रस का प्रयोग है? करुण रस का प्रयोग है। बात समझ में आ गया? तो छायांक या गर्भांक उत्तर रामचरितम से लिए गए हैं। भवभूति ने लिखा है, करुण रस का प्रयोग किया है। और कितने अंक है साथियों? 7 अंक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर रामचरितम। क्या हो जाएगा? उत्तर रामचरितम। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारीपुत्र प्रकरण के लेखक हैं। सारीपुत्र प्रकरण के लेखक हैं ए मुरारी, बी अश्वघोष, सी भास, डी कालिदास। तो साथियों जो सारीपुत्र प्रकरण है वो किसने लिखा है? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, अश्वघोष। क्लियर? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अश्वघोष। अश्वघोष ने साथियों एक और लिखा है जिसको कहा जाता है बुद्ध चरित। क्या लिखा है? बुद्ध चरित को लिखा है। और सारीपुत्र प्रकरण भी अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनर्घ रागों में कितने अंक हैं? अनर्घ रागों में कितने अंक हैं? ए 5, बी 7, सी 6, डी 10। तो साथियों अगर अनर्घ रागों की बात करें तो इसमें कितने हैं? 7 अंकों को लिया गया है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 7। कितना? 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज हम आपको बहुत फास्ट करा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भवभूति का कौन सा नाटक नहीं है? भवभूति का कौन सा नाटक नहीं है? ध्यान से देखना है। तो साथियों मालती माधव भवभूति का है। मालती माधव भवभूति का है। महावीर चरितम भवभूति का है। बेड़ी संगारम भवभूति का नहीं है। बेड़ी संगारम भवभूति का नहीं है। किसका है? भट्ट नारायण का है। किसका है? भट्ट नारायण का है। क्लियर? उत्तर रामचरितम भवभूति का है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भवभूति का कौन सा नाटक नहीं है? बेड़ी संगार भवभूति का नाटक नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के लेखक हैं। मृच्छकटिकम के लेखक हैं, दिख रहा है सभी को? चलिए, मृच्छकटिकम के लेखक हैं ए शूद्रक, बी विशाखदत्त, सी भास, डी कोई नहीं। डी कोई नहीं। तो साथियों अगर बात करें मृच्छकटिकम की तो किसने लिखा है? शूद्रक द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। इसमें कितने अंक हैं साथियों? तो इसमें 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? इसमें 10 अंक हैं। रस हमारा श्रृंगार है। क्या है? रस हमारा क्या है? रस श्रृंगार रस है। रस क्या है? श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग किया गया है मृच्छकटिकम में। किसमें? मृच्छकटिकम में। क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? भाई इसको तो हम बता चुके हैं। मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? 10 अंक है। देखिए पीछे बताया है मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। किसका? श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 10 अंक है। कितने अंक हैं? 10 अंक है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला है, मृच्छकटिकम में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसमें पात्र, मुख्य पात्र कौन है? चारुदत्त है, बसंत सेना है। क्लियर? साथियों मुख्य पात्र कौन है?
चारुदत्त है, बसंत सेना है, मैत्रेयी है। ठीक है, इस तरह से इसमें कई पात्र हैं और पात्रों की कुल संख्या कितनी है? पात्रों की कुल संख्या 30 मानी गई। पात्रों की कुल संख्या 30 मानी गई है, तो 7वें का बी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। मृच्छकटिकम में कुल पात्रों की संख्या 30 है। मृच्छकटिकम में कुल पात्रों की संख्या 30 है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? अर्थो ही कन्या पर की एव, यानी जो कन्या है वो क्या है? पर की है, यानी पराई है। अर्थो मतलब धन, अर्थो मतलब धन, तो कन्या पराया धन है। क्या है? कन्या पराया धन है। तो भैया ये किसके विषय में कहा गया है? शकुंतला के विषय में। किसमें? शकुंतला के विषय में कहा गया है। तो आप बताइए कि किस से लिया गया होगा? किस से लिया गया होगा? तो ए विकल्प हमारा राइट हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। किससे? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान मतलब ज्ञान होना। किसका? शकुंतला का ज्ञान होगा होना। दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे क्योंकि श्राप मिला था, इसीलिए भूल गए थे। बाद में एक अंगूठी के द्वारा उनको शकुंतला की याद आ गई, ज्ञान हो गया, तो इसीलिए अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है। बात समझ में आ गया? तो साथियों किसके लिए शकुंतला का कौन सा ग्रंथ है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, ऋतु संगार में कितनी ऋतुओं का वर्णन है? साथियों ऋतु संगार किसने लिखा है? कालिदास ने। किसने लिखा है? अने क्या चला गया? किसका वर्णन है? कालिदास का वर्णन है। क्लियर? कालिदास, सॉरी, ऋतु संगार किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। किस पर लिखा? ऋतुओं पर लिखा। किस पर लिखा साथियों? ऋतुओं पर लिखा। कितनी ऋतुओं? 6 ऋतुएं। कितनी ऋतुएं? 6 ऋतुएं। शुरू होता है ग्रीष्म पर और खत्म होता है वसंत पर। याद रखना, शुरू होता है ग्रीष्म ऋतु से और खत्म होता है वसंत ऋतु पर। क्लियर? कौन सी इसमें रस प्रयोग हुए हैं? शांत रस, वीर रस और श्रृंगार रस का वर्णन है। क्या है? गीत काव्य। ये क्या है साथियों? गीत काव्य है। चलिए, तो ऋतुएं कितनी थी? 6 ऋतुएं थी और 6 ऋतुओं के कारण ये कितने खंडों में विभाजित था? 6 खंडों में विभाजित था। तो कितनी ऋतुओं का वर्णन है? 6 ऋतुओं का वर्णन है। कितनी ऋतुओं का? 6 ऋतुओं का वर्णन है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला पहले हम इसका अर्थ आपको बता दें, फिर हम क्वेश्चन इससे निकलवाएंगे। क्लियर? क्या कहा जाता है? ग्राम्य जीवन, गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। गांव का जीवन, ग्राम्य जीवनम, गांव का जीवन, सुव्यवस्थितम, सुव्यवस्थित भवति होता है। ग्राम्य प्राण, गांव में प्राय सर्वे स्वस्था भवन्ति, सभी स्वस्थ रहते हैं। वनेषु नगरेषु च, वन और नगर में तथा जीवनम न भवति, ऐसा जीवन नहीं होता है। यानी वन में और नगर में ऐसा जीवन नहीं होता है। वन में लोग रहते नहीं है और नगर में ऐसा वातावरण नहीं होता है। वस्तुतः किधर चला गया? वस्तुतः ग्रामा वन नगरियों मध्य संतु। वस्तुतः मतलब साधारण गांव वन और नगर के बीच में होते हैं। ग्रामीण मतलब गांव वाले, जनहा मतलब लोग, प्रायण मतलब प्राय, कृषि वला भवंती, कृषि वला मतलब कृषक, गांव में प्राय लोग क्या होते हैं? कृषि वला होते हैं। कृषि वला मतलब कृषि करने वाले। क्या करने वाले? कृषि करने वाले। और जो कृषि करते हैं उनको क्या कहा जाता है साथियों? कृषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषक कहा जाता है। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्मा कुर्वन्ति। ते मतलब वे, प्रातः कालात् यानी प्रातः काल से, सायं यावत् शाम तक, वे प्रातः काल से सायं तक, क्षेत्रेषु खेतों में,
कर्मा कुर्वन्ति कार्य करते हैं, यानी वे सुबह से प्रातः काल से लेकर शाम तक खेतों में कार्य करते हैं। क्षेत्राणि खेतों के परिता, परिता अभिता मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, परिता से ही पर्यावरण बना है, तो परिता मतलब चारों ओर। वारिणा पूर्णा, वारिणा मतलब पानी की, पूर्णा मतलब पूर्ति के लिए। कुल्या, कुल्या कहते हैं कुएं को, भवंती मतलब होते हैं। खेतों के चारों ओर पानी की पूर्ति के लिए कुएं होते हैं। कृषका, कृषक क्षेत्राणि खेतों में, हलेन करसंति हल से जोतते हैं। कृषक खेतों को हल से जोतते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचयति, कुल्या मतलब कुएं के जल से उसको सींचते हैं। तत्र बीजानि विपन्ति चा, और वहां बीजों को, बपंती मतलब बोते हैं, और बीजों को बोते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग्राम्य जीवनम, गांव का जीवन कथम कैसा होता है? दुष्करम, व्यवसाध्यम, सुव्यवस्थितम या अव्यवस्थितम? तो कैसा होता है साथियों? सुव्यवस्थित होता है। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम अस्ति, सुव्यवस्थितम भवति। अगला प्रश्न है ग्रामीणा, गांव वाले, जना मतलब लोग, गांव वाले लोग, ग्रामीणा जना गांव के लोग, प्रायण प्राया, कीदृशा भवन्ति, कीदृशा कैसे, कीदृशा कैसे, भवन्ति होते हैं, गांव के लोग प्राय कैसे होते हैं? सर्वे स्वस्था सभी स्वस्थ होते हैं। रुग्णा रोगी होते हैं। निष्कपटा निष्कपट होते हैं, या कृषि वाला कृषक होते हैं। तो गांव के सभी लोग कैसे होते हैं? सभी लोग स्वस्थ होते हैं। सर्वे स्वस्था कैसे होते हैं? सभी लोग स्वस्थ होते हैं। अगला प्रश्न है के काकऊ के का कौन, प्रातः कालात प्रातः काल से सायं यावत शाम तक, कौन प्रातः काल से शाम तक, क्षेत्रेषु खेतों में, सु लगा है ना, तो में खेतों में कर्म कुर्वन्ति कार्य करता है। कौन सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में कार्य करता है? ए नागरिका नागरिक, बी ग्रामीणा ग्रामीण, सी गोपाला यानी गौओं को चराने वाला गोपाल, व्यवसायिका यानी व्यवसायी। तो कौन जोतता है अपने खेतों को सुबह से लेकर शाम तक? कौन काम करता है? ग्रामीणा। कौन करता है खेतों में काम? ग्रामीण काम करता है। नागरिका नगर से संबंधित होंगे, गोपाल गायों को चराने वाला होगा, व्यवसायिक व्यवसाय करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कृषि वाला, कृषि वाला, कृषि वाला पीछे हमने बताया कृषि वाला किसको कहा जाता है साथियों? कृषि वाला कहा जाता है कृषक को। किसको? कृषक को। तो कृषि वाला इत्यस्य पर्याय पदम, यानी कृषि वाला इत्यस्य, इसका पर्याय पदम क्या होगा, यानी पर्यायवाची क्या होगा? ए गोपाला, बी ग्रामीणा, सी कृषका, डी पथिका। साथियों गोपाला गायों को चराने वाला, ग्रामीण गांवों का निवासी, गांव में रहने वाला, कृषक किसान, पथिका राहगीर। तो यहाँ पर कृषक के बारे में पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी कृषका। कृषि वाला को ही कृषक कहते हैं, कृषि वाला को ही कृषक कहते हैं। तो 13 का सी विकल्प हमारा सही होगा, 13 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है एतस्य, एतस्य इस गद्य खंडस्य, गद्य खंड का, इस गद्य खंड का समुचितम यानी उचित, समुचितम मतलब उचित, शीर्षकम शीर्षक, किम क्या, इस गद्य खंड का उचित शीर्षक क्या होगा? अब आप बताओ, कृषि वाला कृषक होगा, कृषि वाला मतलब कृषक, ग्राम्य जीवनम ग्राम्य जीवन होगा, ग्राम्य जीवन हो जाएगा, नागरिक नागरिक होगा,
या हमारा आपणम, आपणम कहते हैं बाजार को, आपणम बाजार को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा साथियों, ग्राम्य जीवन। क्या, ग्राम्य जीवन होगा, बी विकल्प हमारा सही होगा, ग्राम्य जीवनम। क्या हो जाएगा, ग्राम्य जीवनम सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है नाविका का संधि विच्छेद। तो साथियों इसको हम डिटेल से लिख लेते हैं, नाधन, आधन, वाधन, ईधन, काधन, आ। अगर ए से जुड़ा होगा, ए से जुड़ा होगा तो अय होगा, अय से जुड़ा होगा तो आय होगा, ओ से जुड़ा होगा तो अब होगा, औ से जुड़ा होगा तो आब होगा। तो साथियों हमें क्या दिख रहा है, आब दिख रहा है, यानी ना लो, औ की मात्रा चढ़ा दो, बच्चे को ऐसे ही लिख दो ई, क्या हो जाएगा, नौ धन इक। क्या हो जाएगा, नौ धन इक। यहाँ पर प्रश्न है नाविका, तो साथियों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, नौ धन इका। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नौ धन इका नाविका, नौ धन इका नाविका। बोलो भाई बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, 15 का ए विकल्प हमारा राइट हो जाएगा, नौ धन इका। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया मिल गया। क्या मिला, ता के बाद क्या है, ला है, ता के बाद क्या है, ला है, तो ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो साथियों क्या बन जाएगा, तल लिखति। क्या बनेगा, इस ता का ला बन जाएगा, तो तद लिखत नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, तल लिखति। ऑप्शन क्या होगा, बी सही हो जाएगा, तल लिखति। बात समझ में आ रही है। आज थोड़ा पेपर फास्ट करा रहे हैं, कारण है साथियों, कारण क्या है आपको पता चल चुका होगा। चलिए तो 16 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब ता का मेल ला से होता है तो ता ला में बदल जाता है। कौन सी संधि होती है, लत्तो संधि होती है। इसी का सूत्र होता है तोरली। क्या होता है, तोरली होता है। तो तत् धन लिखित संधिम कुरुत, तत् और लिखित का जब मेल होगा तो ता हमारा ला में बदल जाएगा, लत्त संधि या तोरली संधि होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, क्रा धातु में। भाई क्रा धातु लगा लो। क्या जुड़ा, तव्य जुड़ा। क्या जुड़ा, तबियत जुड़ा। तो तबियत का ता तो नहीं लगेगा, तव्य जुड़ेगा। अब आप बताओ क्या होगा, कर्तव्य होगा कि कर्तव्य होगा कि करणीय होगा। करणीय तो होगा नहीं, ये तो अनीय से जुड़ा है। कि कर्तव्यम होगा कि कृतम होगा। तो साथियों ता ता तम तो अक्ता से जुड़ता था ना, तो यहाँ तो अक्ता है नहीं। अब आपको इन दो में एक शब्द चुनना है, कर्तव्यम होगा कि कर्तव्यम होगा। शब्द सार्थक चुनना है, तो हमारा ए विकल्प राइट हो जाएगा, कर्तव्यम। क्राधन तव्यत कर्तव्य, क्राधन तव्य कर्तव्य। बात समझ में आ गई। तो 17 का ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, कर्तव्यम। ए विकल्प सही होगा, कर्तव्यम। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पठित्वा में प्रकृति और प्रत्यय। पठित्वा में क्या है, आपको प्रकृति ढूंढना है। प्रकृति मतलब शब्द ढूंढना है, प्रकृति मतलब शब्द ढूंढना है। तो शब्द तो हमें मिल गया पठ। अब बचा क्या है आपका, अक्त्वा बचा। क्या, अगर अक्त्वा जुड़ेगा तो त्वा जुड़ा होगा, अनियर जुड़ा होगा तो अंत में अनी आएगा। अगर अक्ता जुड़ा होगा तो ता और तम आएगा। अगर सत्र जुड़ा होगा तो अत, अन और अंती आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, त्वा है अंत में, तो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ए, पठ धन अक्त्वा। क्या हो जाएगा, पठ धन अक्त्वा, अर्थात हमारा 18 का ए विकल्प सही होगा, 18 का ए विकल्प सही हो जाएगा, पठ धन अक्त्वा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, पूछा गया है प्रेजिते में संधि है। साथियों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
और शायद ये टेट में आ भी चुका है। प्रश्न है प्रेजिते में संधि है। अब कुछ लोग कहेंगे एक ही मात्रा है गुण हो जाएगा। भैया एक ही मात्रा गुण कहता है कि आ और ई होगा, तो एक तरफ तो प्रा और दूसरी तरफ क्या इजते होगा। गलत। इसका मतलब कोई और संधि होगी। कोई और संधि कौन सी होगी? तो इसमें साथियों हो जाएगी हमारी पर रूप संधि। क्या होगी? पर रूप संधि होगी। ध्यान से देखना, अगर कोई अकारांत उपसर्ग है, क्या है, पहले पद में अकारांत उपसर्ग है, उसका मेल अगर एंग प्रत्याहार से हो रहा है, किससे? एंग प्रत्याहार से हो रहा है। एंग प्रत्याहार का मतलब है ए या ओ वाली धातु। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? मेल किससे हो रहा है? एजते से हो रहा है। किससे हो रहा है? एजते से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? प्राधन एजते। क्या हो जाएगा? प्राधन एजते प्रेजते। प्राधन एजते प्रेजते। तो क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पर रूप हो जाएगा। क्या होगा? पर रूप हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है इक प्रत्याहार के वर्ण हैं, यानी इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए ऑप्शन ई उड़ री, आई उड़ रा नहीं आएगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। हम कहते हैं आई उड़, अंतिम की इति संज्ञा, री लक, अंतिम की इति संज्ञा। तो एक प्रत्याहार पूछा गया ई से लेकर का तक, ई उ री ल। क्या हो गया? ई उ री ला, यही सही विकल्प होगा। इसमें ड़ा नहीं होगा, ड़ा नहीं होगा और इसमें का नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी। तो समझ में आ गया है साथियों। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 कहता है चा वर्ण का उच्चारण स्थान है। चा वर्ण का उच्चारण स्थान है तो अपनी वही ट्रिक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, के टी एम डी ओ। पा वर्ग का ओष्ठ, ता वर्ग का दंत, टा वर्ग का मूर्धा और चा वर्ग का ताल होगा। यानी चा वर्ग का क्या होगा? तालु। दंत किसका होता? ता वर्ग का। मूर्धा किसका होता? टा वर्ग का। और कंठ किसका होता? का वर्ग का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तालु। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तालु। क्लियर? अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्गों का पंचमाक्षर। साथियों ये याद रखना, चाहे किसी वर्ग में आ रहा हो, चाहे किसी वर्ग में आ रहा हो, अगर वो पंचम वर्ण है, क्या है? अगर वो वर्गों का पंचम वर्ण है तो हमेशा कहां से बोला जाएगा? नासिका से बोला जाएगा। कहां से? नाक के सहारे से बोला जाएगा, नासिका होगा। तो वर्गों के पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान साथियों डी ऑप्शन हो जाएगा, नासिका होगा। डी ऑप्शन नासिका होगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत आसान है, सभी कर लेंगे। अकुहा, आ का उच्चारण स्थान, का वर्ग का उच्चारण स्थान और हा वर्ग का उच्चारण स्थान विसर्जनीय क्या होगा? कंठा होगा। क्या होगा? कंठा हो जाएगा। क्लियर? तालु, तालु का भी भाई सूत्र लिख दें कहीं? चलिए लिख देते हैं। इचुय शानाम, इचुय शानाम तालु। री टू र खाणाम, ऋतुर खाणाम मूर्धा। उपोब्धमानी, उपोब्धमानी, उपोब्धमानी ओष्ठा, कंठा अकुहा विसर्जनीय कंठा। तो राइट विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। राइट विकल्प क्या होगा? कंठ हमारा सही विकल्प होगा। बात समझ में आ रही है? एक बार ओके कर दीजिए।
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है साधकतम कर्णम सूत्र विभक्ति है। साधकतम कर्णम में कौन सी सूत्र विभक्ति है? तो देखते हैं क्या लिखा है। कर्ता ने कर्म को करण से। साथियों करण क्या आया? करण से आया। करण क्या आया? करण से आया, यानी यहाँ पर प्रथमा, यहाँ पर द्वितीया और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तृतीया हो जाएगा। क्या होगा? तृतीया होगा। तो साधकतम कर्णम में साथियों क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा तृतीया। क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा तृतीया। अगला है, अगला प्रश्न है रामेण बाणेन हतौ बाली। रामेण, देखिए रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण। रामेण में क्या है? रामेण में साथियों तृतीया है। क्लियर? बाणेन, तो फिर बाणेन में भी क्या होगा? तृतीया होगी। बाणेन, रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामभ्याम रामई। रामेण में क्या है? तृतीया है। तो क्या कहा गया है? प्रश्न है रामेण बाणेन हतौ बाली। राम ने क्या किया? राम ने बाण से बाली को मारा। राम ने क्या किया? राम ने बाण से बाली को मार दिया। बात समझ में आ रही है? तो राम ने बाण से हतौ, हतौ मतलब हत, हत, हत होता है जब कोई आहत होता है, इसको चोट लगती है, तो राम ने बाण से मारा। किसको? बाली को मारा। किसकी संज्ञाकरण है? में किसकी संज्ञाकरण है? रामेण की, बाणेन की, हतौ की या बाली की? हतौ की या बाली की? तो यहाँ पर कहा गया है कर्ता ने कर्म को करण से। अब यहाँ पर जो बाण है, बाण से कौन आहत हुआ है? बाण से आहत बाली हुआ है। बाली को किसने? बाली के लिए जो बाण है वो किसका प्रयोग किया गया है? अस्त्र का प्रयोग किया गया है, साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। बाण से, यानी बाण क्या बना है? साधन बना है बाली को मारने का। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाणेन की संज्ञा करण होगी। बाणेन की संज्ञा करण हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? राम ने बाण से बाली को मारा। रामेण बाणेन हतौ बाली। बात समझ में आ गई? तो बाण से आहत किया गया है, बाण से मारा गया है। बाण हमारा औजार बना है, साधन बना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट, बाणेन। क्लियर? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। क्रा धातु में क्रा कैसे चलते हैं? क्रा के रूप कैसे चलते हैं? करोतु कुरुता, करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोसि कुरुथा कुरुत, करोमि कुरुवा कुरुमा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या कहा गया है? क्रा धातु, भाई क्रा धातु है। अब क्या लगा दिया गया? नम लगा दिया गया। कितनी बार हमने कहा है कि अगर लास्ट में माँ है और का से मेल हो रहा है, याद करो सम धनकृत। सम धनकृत को हम क्या करते हैं? इसको ऊपर अनुस्वार को, माँ को अनुस्वार करते हैं, सा जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? संस्कृत बन जाता है। क्या बनता है? संस्कृत बनता है। इसी तरह नम में जब करोति को जोड़ेंगे साथियों तो नमस्करोति होगा, पहला कारण। दूसरा, एक नियम इसमें विसर्ग संधि का भी लग जाता है, नमः धन करोति। क्या हो जाता है? नमः धन करोति, नमस्करोति हो जाता है। क्या होगा? नमस्करोति हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ए नमस्करोति, बी नम करोति, सी न करोति, डी नम करोति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताएं। तो साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नमस्करोति। ऑप्शन ए राइट होगा, नमस्करोति। क्लियर? बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदि तिष्ठति। आदि तिष्ठति शब्द में जुड़ा उपसर्ग है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? अपना शब्द निकाल लें, तिष्ठति। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। साथियों दा तो कहीं नहीं आया, तो दा नहीं होगा।
अब आदि और अध, अगर हम अध निकाल लेंगे तो इतिष्ठति बचेगा। क्या बचेगा? इतिष्ठति बचेगा, और उसका कोई अर्थ नहीं होता। तिष्ठति मतलब होता है बैठना, तिष्ठ मतलब बैठना। क्लियर? तो क्या हो गया? आदि तिष्ठति हो गया। क्या हो गया? आदि तिष्ठति हो गया। तो साथियों राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? आदि होगा। अ का तो कहीं नाम निशान नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, आदि तिष्ठति। क्या हो जाएगा? आदि तिष्ठति। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कस्मिन् प्रयत्ने त्रयोदश वर्णा न भवन्ति, यानी किस प्रयत्न में त्रयोदश, त्रयोदश किसको कहते हैं? 10 और 3 यानी 13। किस प्रयत्न में 13 वर्ण नहीं होते हैं? चलिए तो सबसे पहले हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। अघोष, श्वास, विवार और अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण की बात करें, सबसे पहले अल्प प्राण को देख लें। एक वर्ग में अल्प प्राण कितने होते हैं? 3। और वर्ग कितने होते हैं? 5। पीछे बता चुके हैं वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और अगर अल्प प्राण की बात आती है तो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो एक वर्ग में 3 वर्ण हो गए, 5 वर्ग में कितने हो गए? 15 तो यही हो गए। 15 क्या हो गए? 15 तो यही हो गए साथियों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, अल्प प्राण में 13 वर्ण नहीं होते हैं। अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं दूसरी जुगाड़। देखिए हमने आपको बताया था अस बिखर, बताया था कि नहीं? बोलो। अस बिखर मतलब अघोष, श्वास और विवार इनमें कौन सा प्रत्याहार आता है? खर प्रत्याहार आता है। कौन सा प्रत्याहार आता है? खर प्रत्याहार आता है। कहने का मतलब है अगर किसी वर्ग में क्या हो रहा है भाई? अगर किसी वर्ग में अघोष है, अघोष और श्वास और विवार में वर्णों की संख्या एक ही रहेगी। अब वर्ण कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। खर प्रत्याहार को देखते हैं। तो खर प्रत्याहार को देखने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका यूज करते हैं। चलिए देखते हैं खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार यानी खा से लेकर, कहां से लेकर? खा से लेकर। दिख रहा है सभी को? अब दिख रहा होगा। देखिए खा से लेकर और रा तक, यहां तक ये वर्ण हट जाएंगे, यानी खा, फा, छा, ठा, त, चा, ट, ता, का, पा, सा, खा, सा। टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो साथियों कितने हो गए? 13 हो गए। खर प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। खर प्रत्याहार में कितने वर्ण? 13 वर्ण होते हैं। बात समझ में आ गई? तो साथियों अब आप बताओ अघोष में कितने होंगे? 13 होंगे, क्योंकि खर प्रत्याहार का है। श्वास में कितना होगा? 13 होगा, क्योंकि खर प्रत्याहार का है। विवार में कितना होगा? 13 होगा। तो याद रखना ट्रिक है अश बिखर। क्या है? अस बिखर खर प्रत्याहार में आता है। कितने वर्ण होते हैं? 13 होते हैं। आ मतलब अघोष, आ मतलब अघोष, शा मतलब श्वास, वी मतलब विवार, वी मतलब विवार। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत वर्णमालाया कति वर्णा? संस्कृत वर्णमालया कति वर्णा? चलिए इसके लिए भी जुगाड़ है, वही हमारी जुगाड़ है। संस्कृत वर्णमाला के वर्णों को गिनना है। चलिए गिनिए। ये वाले वर्ण नहीं गिने जाएंगे, इनकी इति संज्ञा होगी। जल्दी से गिनिए, हम कई बार आपको बता भी चुके हैं। जो साथी हमारी क्लास लगातार देखते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी स्वर कितने हो गए? 9 हो गए। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। व्यंजन कितने हैं? 34। लेकिन याद रखना ये जो हा है ये 2 बार लिखा है, तो इसको हमें कितनी बार गिनना है? 1 बार गिनना है। तो व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 33 और 9 कितना हो गया साथियों? 42 हो गया। कितना हो गया? 42 हो गया। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे राइट विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? राइट विकल्प होगा साथियों सी 42। 9 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 9 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। इसी तरह से टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 42 हो जाती है। स्वर को कहते हैं अच और व्यंजन को कहते हैं हल। क्लियर? इसीलिए जो वर्णमाला होती है उसको क्या कहते हैं? अल कहते हैं। वर्णमाला को अल कहा जाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है स्वागतम का संधि विच्छेद। तो क्या है? उ और आ। जब उ और आ से मिलेगा तो वाह हो जाएगा, यानी क्या होगा? स्वागतम बन जाएगा। तो साथियों हमारा ए विकल्प सही होगा। शु धनागतम। उ जब आ से मिलता है तो वाह बनता है। उ जब आ से मिलता है या उ किसी असमान स्वर से मिलेगा तो वाह बनेगा। आगे देखिए क्या लिखा है? आ धन गा। आ धन गा तो स्वगतम होगा। क्या? स्वगतम। स्वाधनगतम इस स्व का अर्थ नहीं होता है। स्व इस स्व का अर्थ नहीं होता है। तो साथियों क्या हो जाएगा? 30 का ए विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। शुधन आगतम। क्या होगा? शुधन आगतम। चलिए ये तो थी आज की साथियों क्लास थी, जिसमें आपका 30 में से 30 नहीं तो जो साथी लगातार देख रहे हैं उनके 29 से कम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इतनी हमने आपको प्रैक्टिस करा दी है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप बोलने को मजबूर हो जाओगे कि मैम अब नंबर हमारे कहीं से भी कम नहीं आएंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही होगी। चलिए तो बात करते हैं अरे भाई आ जाओ। चलिए दोस्तों अब आज की एक और सूचना है, पढ़ देते हैं। बस कुछ दिन और देना है, क्योंकि जैसे ही समय पूरा होगा बंद हो जाएगी ये सूचना आपको मिलना। साथियों अगर आपकी मैथ कमजोर है तो बिना समय गंवाए प्लीज इस बैच को ज्वाइन कर लें और अपने अपने रिजल्ट को 100% श्योर कर लें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए बिल्कुल बेसिक बैच है। यूपी टेट और सुपर टेट दोनों आपको कवर कराए जाएंगे। ज्वाइन कैसे करना है? तो सबसे पहले आप धुनीना ऐप्स डाउनलोड करिए। जब इसको ऐप्स को डाउनलोड कर लेंगे तो रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करिए 0 to हीरो बैच मैथ्स फॉर कंप्लीट कोर्स यूपी टेट एंड सुपर टेट। जब इसको देखेंगे तो सर की फोटो मिल जाएगी, उसी पर ये आप देख रहे होंगे। इसको बाई कर लें। बाई करने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, तभी बाई होगा और उससे आपके पैसे कट जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बैच मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथियों बैच शुरू हो चुका है, तो बिना समय गंवाए प्लीज इसको अवश्य ज्वाइन कर लें अगर आपका मैथ कमजोर है। तो ये थी साथियों आज की बात। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।